इस वीडियो में हम लोग क्लास 7 साइंस का अध्याय 13 पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है मिट्टी। ठीक है। इस वीडियो में हम लोग इस चैप्टर का A to Z क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करेंगे। तो चलिए बिना समय गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये देखिए अभ्यास के प्रश्न। सबसे उपयुक्त उत्तर को चिन्हित कीजिए। तो चलिए बताते हैं ये सारा का सारा आपको PDF से, जो आपके लिए स्पेशल टाइप किए हैं। तो देखिए यहाँ पर मिट्टी अभ्यास। ठीक है। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है, जल धारण क्षमता सबसे अधिक होती है। तो जल धारण क्षमता सबसे अधिक चिकनी मिट्टी में होती है। धान के फसल की उपयुक्त मिट्टी है। सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन है धान के फसल के लिए? तो ये चिकनी मिट्टी एवं दोमट मिट्टी है। ठीक है। चिकनी और दोमट दोनों में होता है। तीसरा सवाल, किस प्रकार की मिट्टी में अंतःस्रवण दर सबसे अधिक होती है? यानी पानी है ना, पानी ज़्यादा तेजी से अंदर जाता है। ठीक है। तो ये बलुई मिट्टी। ठीक है। बालू जैसा होता है ना, तो पानी डाल ऊपर से डालिएगा ना, तो वो क्या होता है, अंदर चला जाता है। यही तो है सोखने की क्षमता, अंतःस्रवण दर। दूसरा सवाल देखिए यहाँ पर, ये थोड़ा चेंज कर देते हैं। मिट्टी का निर्माण किस प्रकार होता है, समझाइए। तो देखिए उत्तर लिखेंगे, पवन, जल और जलवायु की क्रिया से चट्टानों के टूटने पर मिट्टी का निर्माण होता है। तेज धूप के कारण चट्टानें गर्म हो जाती हैं और उसमें दरारें पड़ जाती हैं। ठंड या वर्षा होने पर ये टूटती हैं। इस प्रक्रिया में चट्टानों के अंदर मृत सजीवों के अवशेष मिल जाते हैं। ठीक है। तो देखिए मिट्टी का निर्माण कौन करता है? पवन करता है, जल करता है, जल मतलब बहता हुआ जल। ठीक है। पवन मतलब क्या? बहुत तेज हवा, बहुत तेज हवा जो बह रहा है। ठीक है। जलवायु, जलवायु मतलब कभी ठंडा आ रहा है, कभी गर्म है, ये सब। ठीक है। मान लेते हैं कि बहुत तेज धूप है। ठीक है। सूरज है, बहुत तेज धूप है, बड़ा सा चट्टान है। तो तेज धूप पड़ता है ना, तो गर्म होता है दिन में, तो फैलता है। रात में बहुत ठंडा होता है, तो सिकुड़ता है, फैलता है, सिकुड़ता है, फैलता है, सिकुड़ता है। तो इसमें क्या आता है, दरार आ जाता है। फिर से यही काम होते रहता है, तो बड़ा चट्टान टूट के क्या छोटा बनता है। और क्या, ये हो गया काम। उसके बाद हम मान लेते हैं कि नदी बह रहा है, नदी। ठीक है। तो नदी बहुत तेजी से बहता है ना पानी, तो ये क्या मान लेते हैं कि इसको इसको बहा कर लेके ले गया और बड़ा चट्टान से टकराया। तो बहुत तेजी से टकराया ना, तो ये क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। समझ गए? तो इसे यहाँ तक समझ में आ गया ये दोनों का काम। इसी तरह हवा भी होता है। जैसे मान लेते हैं इतना बड़ा चट्टान है और छोटा मान लेते, इतना छोटा चट्टान है, बहुत तेज हवा बहता है तो उसको उड़ा करके ले जाता है। ठीक है। मतलब ढकेल देता है। पहाड़ी इलाका है तो हवा तेज बहेगा, तो यहाँ से चट्टान नीचे गिर जाता है। अब बताइए, ये टकराएगा बड़ा सा चट्टान से तो टूटबे नहीं करेगा। इस प्रकार से पता है, इतना बड़ा जो चट्टान होता है ना, वो धीरे धीरे टूट टूट के टूटता जाता है, और बहुत कई सालों के बाद, ठीक है ना, एकदम धूड़ी जैसा बनता है, जो मिट्टी हम सब देखते हैं। ठीक है। इस दौरान क्या होता है, इस दौरान पेड़ पौधे के जो पत्तियां हैं ना, वो भी मिल जाती है इसमें सड़गल के, या फिर मानते हैं कि कुत्ता बिल्ली या फिर कुछ भी है, या फिर कोई पक्षी है, तो उसका मृत्यु हो गया तो उसका जो शरीर गलता है ना, सड़ जाता है, वो भी मिट्टी में मिल जाता है। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे तीसरा प्रश्न है, बलुई मिट्टी, दोमट मिट्टी तथा चिकनी मिट्टी में अंतर स्पष्ट करें। तो उत्तर लिखेंगे, बलुई मिट्टी, दोमट मिट्टी तथा चिकनी मिट्टी में निम्नलिखित अंतर है। इस तरह से है ना, इस तरह से तीन भाग में डिवाइड कर देंगे। ठीक है। बलुई मिट्टी, दोमट मिट्टी, चिकनी मिट्टी लिख देंगे। तो देखिए यहाँ पर बड़े कणों का अनुपात है ना अधिक होता है। किसमें? बलुई मिट्टी में बालू का कण बड़ा बड़ा होता है ना। और चिकनी मिट्टी में क्या, सूक्ष्म कणों का अनुपात अधिक होता है, एकदम छोटा छोटा कण होता है चिकनी मिट्टी में, जिसमें मूर्ति बनाया जाता है, बहुत चिपचिपा होता है। और दोमट मिट्टी में दोनों मिला हुआ रहता है, तो बड़े और छोटे कणों का अनुपात लगभग बराबर होता है। ठीक है। तो याद रखिएगा, इधर बलुई मिट्टी है, इधर चिकनी मिट्टी है। अब आगे देखिए, आगे ये बलुई मिट्टी में जल धारण क्षमता सबसे कम होती है। ठीक है। बालू है, बलुई मिट्टी है, तो ऊपर से पानी डालते हैं ना, तो पानी उसमें रहता नहीं है, टिकता नहीं है। जल धारण क्षमता सबसे कम होती है। और ये जो चिकनी मिट्टी था ना, तो जल धारण क्षमता सबसे ज़्यादा होता है, तो ना चिपचिपा होता है। और जो दोमट मिट्टी है उसमें क्या होता है, मध्यम होता है। ठीक है। यानी बीच का, ना सबसे ज़्यादा कम ना सबसे ज़्यादा अधिक। और वायु सबसे अधिक होती है क्या, बलुई मिट्टी में। और चिकनी मिट्टी में पानी ज़्यादा रहता है, तो वायु क्या होता है, कम होता है। और इसमें दोनों मिला हुआ रहता है ना दोमट मिट्टी में। समझे, ये दोमट मिट्टी में दोनों मिला हुआ रहता है, ये और ये। ठीक है। इसलिए बीज का सब कुछ होता है। ठीक है। तो वायु क्या होता है, इसमें सबसे अधिक बलुई मिट्टी में, चिकनी मिट्टी में सबसे कम, और इसमें क्या बीच में मध्यम। ठीक है। अब देखिए चौथा, अंतःस्रवण दर से आप क्या समझते हैं? तो उत्तर लिखेंगे, अंतःस्रवण दर का मतलब है प्रति इकाई समय में, यानी 1 सेकंड में
मिट्टी द्वारा अवशोषित जल की मात्रा। ठीक है, मिट्टी जिस दर से, ठीक है, जल को अवशोषित करता है ना, उसको अंतःस्रवण दर कहते हैं। अंतःस्रवण दर जितना अधिक होगा, ठीक है, जितना अधिक होगा, जल धारण क्षमता, जल धारण करने की क्षमता उतनी ही कम होगी। अंतःस्रवण दर, जैसे मान लेते हैं कि ये, ठीक है, मिट्टी है। अंतःस्रवण दर का मतलब है ना कि यही अवशोषित जल की मात्रा है ना, ठीक है, तो वो क्या दम नीचे चला जा रहा है, दम नीचे, ठीक है ना, नीचे पानी चला जा रहा है। तो जाहिर सी बात है, जल धारण की करने की क्षमता है, यानी जो जल को पकड़ के रखता है ना, वो क्या है, कम होगा। तो दोनों में, अंतःस्रवण दर और जल धारण करने की क्षमता, दोनों में क्या उल्टा संबंध है। अब देखिए, जल अंतःस्रवण दर, देखिए, ये नीचे मिनट में मापे हैं और ऊपर मिलीलीटर में, ठीक है, याद रखिएगा। तो अंतःस्रवण दर बराबर जल की मात्रा बटा अवधि, कितना लगा है समय, समझे। ठीक है, मान लेते हैं कि जैसे गमला है, ठीक है, गमला में मान लेते हैं चिकनी मिट्टी ले लें, समझ गए, तो मान लेते हैं पानी ले लिए 100 मिलीलीटर, ठीक है, और इसमें ऊपर से डाल दिया और देखें कि ये कब तक नीचे जाता है, समझे, कब तक नीचे जाता है, पूरा का पूरा। तो मान लेते हैं इसमें लग गया समय 10 मिनट, तो भागा दे दीजिए, कट गया तो कितना, 10 मिलीलीटर पर मिनट आ गया अंतःस्रवण दर, ठीक है, 10 मिलीलीटर और क्या होगा पर मिनट, समझ गए होंगे। पांचवा देखिए, जल धारण क्षमता से आपका क्या अभिप्राय है। अभिप्राय मतलब का क्या मतलब है, अंतःस्रवण दर और जल धारण करने की क्षमता में क्या अंतर है, ठीक है, क्या अंतर होता है, अभी आपको समझाएं ये वाला। तो उत्तर लिखेंगे, जल धारण करने की क्षमता मृदा द्वारा अवशोषित किए गए कुल जल की मात्रा होती है, समझे। जल धारण कितना कर रहा है, यानी कितना अवशोषित कर रहा है जल, तो उसका पूरा का पूरा मात्रा है। और जब अंतःस्रवण दर की बात करें ना, तो ये प्रति इकाई समय में, यानी 1 सेकंड में मिट्टी द्वारा अवशोषित जल की मात्रा है, समझे, अंतःस्रवण दर, तो इसको अंतःस्रवण दर कहलाती है। और दोनों में क्या संबंध है, इसमें और इसमें, तो दोनों में उल्टा संबंध है, एक ज़्यादा होगा तो दूसरा कम होगा। तो अंतःस्रवण दर जितनी अधिक होगी, जल धारण की क्षमता उतनी कम होगी। इसके पहले वाले क्वेश्चन में समझा ही चुके हैं। छठा सवाल देखिए, समझाइए कि मिट्टी के अपरदन तथा मिट्टी प्रदूषण को किस प्रकार रोका जा सकता है। ठीक है, मृदा अपरदन, मिट्टी का अपरदन, मिट्टी का जो ऊपरी परत है ना, जिसमें ह्यूमस होता है, जो बहुत उपजाऊ होता है, ये हवा जल इत्यादि के द्वारा जो बहा करके ले जाया जाता है ना, तो उसको उड़ा करके जो ले जाया जाता है, वो ह्यूमस, उपजाऊ मिट्टी ऊपरी परत, उसको मृदा अपरदन कहते हैं। अब मिट्टी में जो प्रदूषण फैलता है उसको मिट्टी प्रदूषण कहते हैं। तो कैसे रोकेंगे, समझे। तो देखिए, उत्तर लिखेंगे, मिट्टी के अपरदन को रोकने के लिए अधिक संख्या में पेड़ पौधों को लगाना चाहिए। तो मिट्टी की ऊपरी परत है, ठीक है, ये हवा, बहती हवा है या बहता हुआ पानी है, वही ना उड़ा करके ले जा रहा है, तो इसको रोकने का काम कौन करता है, पेड़ करेगा। पेड़ मान लेते हैं इस तरह से रोप भी देंगे ना, इस तरह से रोप देंगे, कम से कम किनारे किनारे, बीच में खेती करेंगे, किनारे किनारे रोप देंगे, तो ये जो पेड़ का जो जड़ है ना, मिट्टी को पकड़ के रखता है, ठीक है, मिट्टी को पकड़ के रखता है, तो मिट्टी को उड़ने नहीं देगा, समझिए। और किनारे किनारे लगाएंगे ना, तो ये हवा बहेगा ना, तो हवा का जो गति है ना, बहुत कम कर देगा पेड़, ठीक है। पेड़ की जड़ें मिट्टी को जकड़े रहती हैं, तो बस हो गया, तो मृदा अपरदन रुक जाएगा। अब आते हैं मिट्टी प्रदूषण। तो मिट्टी प्रदूषण को रोकने के लिए रासायनिक उर्वरकों के बजाय खाद का इस्तेमाल करना चाहिए, ठीक है ना, जितना हो सके खाद का इस्तेमाल करना चाहिए, ठीक है। जो सड़ा गला के नहीं बनाते हैं, गोबर है, सड़ने गलने वाली चीज़ें हैं, उससे सड़ा गला के बनाते हैं, ठीक है। सड़ने गलने वाली चीज़ें जैसे मान लेते हैं कि घर में जो साग सब्जी बच जाता है, भात बच जाता है, और फिर ढेर सारे जो पौधे हैं, पत्ता है, वो सब सड़ा के बनता है। अब पॉलीथीन बैग का इस्तेमाल कम से कम करना चाहिए, समझे। जैसे सब्जी लेने जाएंगे तो सब्जी बड़ा बड़ा रहता है ना, जिसमें चाय को छोड़कर, तो बस पॉलीथीन बैग में नहीं लेंगे, झोला में लेंगे। तथा औद्योगिक अपशिष्ट और रसायनों का मिट्टी में निर्मुक्त करने से, यानी मिट्टी में फेंकने से पहले उपचार करना चाहिए, ठीक है। औद्योगिक अपशिष्ट जो बेकार का पदार्थ है और रसायन है, मान लेते हैं कि रासायनिक ये अम्लीय है, तो क्षार मिला के उदासीन कर देंगे, और मान लेते हैं क्षारीय है, तो अम्ल मिला के उदासीन कर देंगे, तो उसका प्रभाव क्या हो जाएगा, बहुत कम होगा, बहुत कम, मिट्टी में गिराएंगे तो, समझे। इस प्रकार से ये मिट्टी प्रदूषण को हम सब बहुत ही कम कर सकते हैं। इस प्रकार से पूरा वीडियो समाप्त होता है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।